YouTube ज्ञान में आपका स्वागत है। हम काफ़ी दिनों से इस पर लगातार सोच रहे थे कि आप लोग के जो मैसेजेस आ रहे हैं हमको अभी भी हमारे मेल पर, और लगातार ये हो रहा है कि आप वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं, तो इस पर हमारी लगातार कोशिश चल रही थी, लेकिन काफ़ी व्यस्तताएं होने की वजह से हमारी टीम इस पर काम नहीं कर पा रही थी। अब ये आपका मतलब हमारा ये नया प्रयास है जिसमें हम आपका पूरा सहयोग चाहेंगे। हम अब वीडियो के माध्यम से, जो हमारे पहले वीडियो थे उनसे वीडियो थोड़े अलग होंगे, इनके माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपके हर विषय की समझ को अच्छे करने की कोशिश करेंगे, करंट से रिलेटेड टॉपिक्स को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इस पर हम लगातार वीडियो के माध्यम से बात करते रहेंगे। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो करंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। करंट का टॉपिक अभी आप जान रहे हैं, जैसे कोविड-19 महामारी की वजह से पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। इस महामारी के शुरू होने के साथ ही हर देश के आर्थिक हालात खराब हो गए थे, आर्थिक हालात अच्छे नहीं है, और इवन ये कब तक चलेगी अभी भी इस पर संशय बरकरार है। तो आर्थिक हालात खराब होने की वजह से मंदी आएगी, और ये मंदी पूरे वर्ल्ड में आना तय है। ये तो सभी जो भी विश्लेषक हैं कर चुके हैं व्याख्या या बता चुके हैं, लेकिन कितनी बड़ी मंदी होगी इस पर अभी भी डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि अभी कोविड-19 की महामारी खत्म नहीं हुई है। लेकिन इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक मंदी है, आर्थिक मंदी 1929-30 की, जो कि यूएस से शुरू हुई थी और पूरे विश्व को इसने कब्जे में ले लिया था। पूरा विश्व इसकी चपेट में आया था और पूरे विश्व में एक ऐसा माहौल हो गया था कि इवन जीडीपी का जो परसेंटेज होता है, एग्जैक्ट आकलन तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन 20% 15% के आसपास जीडीपी वर्ल्ड की घट गई थी। जो जीडीपी लगातार बढ़ती रहती है वो घट गई थी। तो हम इस पे बात करेंगे, ये मंदी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसके पीछे कारण क्या है और इस पे क्या आगे किया गया। चलिए बात करते हैं कि 1929-30 की मंदी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पीछे जाना होगा वर्ल्ड वॉर वन में। वर्ल्ड वॉर वन में यूरोप लड़ रहा था, मोस्टली लड़ रहा था। अमेरिका जो कि एक तटस्थ देश बना हुआ था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अमेरिका को बाद में इसमें पार्ट करना पड़ा। अमेरिका चूंकि एक अलग कॉन्टिनेंट है, तो वो एक पूरा अलग तरह से विकसित हो रहा था, उसके पास संसाधन भी उपलब्ध थे। तो क्योंकि वो डेमोक्रेट भी काफी जल्दी बन गया था, डेमोक्रेसी भी आ गई थी, तो वो अलग विकास कर रहा था। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन में जब वो शामिल हुआ, तब उसने पूरे विश्व को दिखाया कि आर्थिक शक्ति और मिलिट्री शक्ति कितनी अच्छी है यूएस की, कितनी बड़ी वो पावर बन चुका है। जब वहां से वर्ल्ड वॉर वन में जब यूएस एक विश्व विजेता बन के उभरा, क्योंकि उससे पहले ब्रिटेन था, ब्रिटेन के बहुत सारे उपनिवेश थे, फ्रांस रहता था, पुर्तगाल के भी बहुत सारे उपनिवेश थे, अमेरिका कहीं भी नहीं ठहरता था इनके सामने। तो यूएस जब उभरा तो यूएस एक विश्व विजयी भावना के साथ बाहर आया। वहां के लोगों की सोच, वहां की सरकार की सोच, जश्न मनाना शुरू हुआ। सरकार ने बहुत सारे नए नए महोत्सव मनाए कि हाँ हम काफी आगे निकल आए हैं, हम वर्ल्ड शक्ति बन चुके हैं। वहां के नागरिकों की जो शैली थी, जीवन शैली, उसमें भी बहुत बदलाव आया। इन बदलावों के पीछे कुछ आविष्कार भी थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हो गया, कार्स आ गई मार्केट में, इसके अलावा एरोप्लेन्स चलने लगे। तो लोगों की जो लाइफ स्टाइल थी ना, एकदम से बदल गई। लाइफ स्टाइल बदल गई, जो उनका रहन सहन का तरीका था वो काफी ज्यादा परिवर्तित हो गया। इस परिवर्तन के पीछे कारण क्या थे? कारण वही थे कि अमेरिका डेवलप कर चुका था, विकास हो चुका था, लेकिन ये जो है एक रिच वर्ग तक ही पहुंचा था। एक हर जगह, हर कंट्री में एक बहुत उच्च तबका होता है, उसके पास ही सारे संसाधन पहले पहुंचते हैं, अच्छे संसाधन पहले, उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी बनती है। तो ये जो संसाधन है, इसकी कोशिश क्योंकि सबको थी, सब चाह रहे थे कि जितने भी आम नागरिक भी चाहते थे कि उनको अच्छा रहन सहन हो, अच्छा दिखे हो। तो इसी कोशिश में सरकार ने भी सहयोग किया। सरकार ने एक बॉन्ड जारी किए। बॉन्ड का मतलब है कि एक देता देना कि हाँ इतने दिन बाद हम आपसे ये पत्र, पेपर होता है एक्चुअली बॉन्ड, पेपर खरीद लेंगे और आप अगर 1000 का लेंगे तो हम आपको 1100 रुपए वापस कर देंगे। जस्ट एग्जांपल में बता रहा हूँ। तो बॉन्ड जारी किया जिसको लिबर्टी बॉन्ड बोलते हैं। यूएस ने लिबर्टी बॉन्ड जारी किए। उन बॉन्ड्स को मार्केट में तारा, मार्केट में क्योंकि लोगों ने हाथ लिया, लोगों ने अच्छा रिटर्न पाया, ये सब चल रहा था। ठीक है, इसके बाद
एक बैंकर्स का ग्रुप है वॉल स्ट्रीट में। वॉल स्ट्रीट में एक बैंकर्स का ग्रुप था, जो वॉल स्ट्रीट आज जहां पे सारा बिजनेस इकट्ठा है यूएस का, जिसे मार्केट कहते हैं, सेंसेक्स जैसे अपने यहाँ है वैसे डाउ जोन्स और सब। वॉल स्ट्रीट के बैंकर्स कुछ अच्छी बड़ी बैंकर थे, उन्होंने सोचा कुछ अलग तरीके से कि अगर लिबर्टी बॉन्ड में लोग पैसा लगा रहे हैं, बॉन्ड खरीद रहे हैं, तो शेयर मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं लोग। ये उनका आइडिया था और ये आइडिया बिल्कुल सही साबित हुआ, बिल्कुल सच साबित हुआ। लोगों ने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी खरीदने शुरू किया, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों ने कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी किए, जस्ट लाइक लिबर्टी बॉन्ड, अभी एग्जांपल दिया मैंने। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जारी किए, लोगों ने खरीदना शुरू किया, उस बॉन्ड्स की ट्रेडिंग शुरू हो गई। और ट्रेडिंग शुरू होते ही जो एक मार्केट में पैसा लगाना, स्टॉक्स में पैसा लगाना एक बड़े वर्ग का काम था, एक रिच वर्ग का काम था। कॉमन पीपल भी लगाने लगा, कोई 10 रुपए, कोई 15 रुपए, जस्ट एग्जांपल, छोटे छोटे पैसे भी लगाने शुरू कर दिए। अब लोग पैसा लगा रहे थे, अच्छा रिटर्न पा रहे थे, तो ये चीजें आगे बढ़ती गई। इससे क्या हुआ कि लोगों ने खरीदने के लिए, मार्केट्स के स्टॉक्स खरीदने के लिए पैसे उधार लेने शुरू किए। अब उधार कौन देता है? हर कंट्री में उधार कौन देता है? मोस्टली बैंकिंग सेक्टर उधार देता है। कौन उधार देगा? बैंक उधार देंगे। बैंक ने उधार देना शुरू किया। अब बैंक ने उधार देना शुरू किया तो पहले तो बैंक ने उधार दिया कोलेटरल लेके, कोई चीज रखवा के, लेकिन बाद में फ्री कर दिया, बिल्कुल उधार देना शुरू किया। तो लोगों ने क्या किया? पैसे लिए, स्टॉक्स में लगाए, स्टॉक से 150 का प्रॉफिट आया, 100 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 50 रुपए प्रॉफिट बन गया, 100 वापस कर दिए बैंक को। तो ये सिलसिला शुरू हो गया। अब इसको बैंकों ने और भुनाया। बैंकों ने क्या किया कि 100 के मार्जिन पे 200 का लोन देने लगे। यहां तक कि स्टॉक्स ने भी भुनाया, 100 के मार्जिन पे 200 का स्टॉक्स बेचने लगे। तो ये साइकिल चल गई और लोग पैसा लगाना शुरू किए, आगे बढ़ना शुरू किए। दूसरा एक पद्धति है जिसे बोलते हैं कि पे नाउ, बाय नाउ एंड पे लेटर। उसका कॉन्सेप्ट कि अभी खरीदिए और बाद में चुका दीजिए, जो कि उसी समय सबसे ज्यादा डेवलप हुआ। बाय नाउ पे लेटर, ये स्टॉक्स में भी गया और ये लोगों के रहन सहन में भी गया। पहले जो लोन मिलते थे, जो लोग पैसा लेते थे उधार, बहुत जरूरी चीजों के लिए लेते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोगों ने अपने कहते अपने रहन सहन को बढ़ाने के लिए घर पैसे, मतलब ये लोन लेना शुरू किया, जैसे कार लोन देना शुरू किया बैंक्स ने, और उसके लिए कोलेटरल नहीं लिया। और इसके साथ साथ लोगों का जो स्टाइल थी वो चार्वाक दर्शन, चार्वाक का नाम सुना होगा, कि अभी खाओ और बाद का टेंशन मत लो, अभी लो, अभी आज में जियो, आज जैसा है आज को एंजॉय करो। उस पे लोगों ने जीना एकदम शुरू कर दिया था। तो इसका हर चीज में रोल दिखा, स्टॉक्स में भी दिखा। स्टॉक मार्केट का भी जो भी खरीद लिया, स्टॉक मार्केट का स्टॉक्स खरीद लिए, और उसके बाद कुछ दिन बाद सोचा बैंक से लोन लेके स्टॉक खरीदो, जो प्रॉफिट होगा बैंक को दे देंगे। ऐसे करके वहां पे बबल क्रिएट हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ जो टेलीग्राम का आविष्कार था, उसने भी स्टॉक्स को बढ़ने में बहुत तेज योगदान दिया। टेलीग्राम से टिकट प्रिंटिंग, यानी ऑन टाइम कैसे क्या रेट घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये लोगों को पता लगने लगा। पहले होता था कि नहीं पता लगता था, टेलीग्राम टिकट प्रिंटिंग शुरू हो गई, तो उससे बहुत आसानी हुई। ठीक है, अब इस पे हम बात कर लिए कि ये जो बबल था वो उठा, और ऐसे एक दिन आया 1929-30 का, जब 1929 में, यानी सितंबर 1929 से मार्केट अपने आप गिरना स्टार्ट हो गया। लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे गिर रहा है, क्या दिक्कत हो गई, लेकिन मार्केट भी एक सेंटिमेंट्स पे काम करता है। अब वो सेंटिमेंट्स कभी भी बिगड़ सकते हैं, बन सकते हैं, कोई भी न्यूज लीक हो जाए, कोई भी हो, आशावाद जिसे कहते हैं ना, कि ऑप्टिमिस्टिक, मार्केट हमेशा ऑप्टिमिस्ट पे काम करता है, और इकोनॉमी भी इस पे चलती है, इकोनॉमी हमेशा ऑप्टिमिस्ट पे चलती है। गिरना शुरू हुआ और एक डेट आई 29 अक्टूबर 1929, जिसे कहते हैं ब्लैक ट्यूसडे। 29 अक्टूबर 1929 को मार्केट क्रैश कर गया, जिसे बोलते हैं ब्लैक ट्यूसडे। ब्लैक ट्यूसडे को मार्केट पूरा डाउन हो गया। अब ये तो एक स्टॉक्स की बात है कि स्टॉक्स गिर गए, तो आर्थिक मंदी कैसे शुरू हुआ। हम स्टॉक्स के बारे में बात की आपको ये समझाने के लिए, जो 1929-30 की आर्थिक मंदी थी, चूंकि यूएस से शुरू हुई थी, तो यूएस का स्टॉक्स गिरने के पीछे जो कारण था उसको हमने समझा कि बैंकों ने लोन दिया, लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई थी। अब ये स्टॉक्स गिरने के बाद क्या हुआ, आप समझ सकते हैं कि बैंक
अपना कर्ज वसूलने की कोशिश करने लगे। बैंक के एनपीएस जिसे बोलते हैं, बैंक के एनपीएस बढ़ गए। लोगों के पास जितने पैसे थे, लोगों की मार्केट डाउन हो गया, लोग पैसा निकालने के लिए स्टॉक्स के सामने खड़े, यानी वॉल स्ट्रीट पे बहुत बड़ी भीड़ लग गई, जिसके आज भी कुछ फोटोज हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। वॉल स्ट्रीट पे एकदम हुजूम छा गया। इसके अलावा जो पैसे बचे भी थे लोगों के पास, मान लीजिए कुछ बचे थे, वो अपने पास रखने लगे, वो स्टॉक्स में नहीं लगाने लगे। तो इससे और मार्केट गिरना चालू हुआ। लोगों का जो एक ऑप्टिमिस्ट था, कि एक आशावाद था, वो डाउन हुआ। इसकी वजह से बैंक कंगाल हुए। 1932 तक बैंक एकदम डाउन रहे। बैंक ने लोन देना कम कर दिया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो गया। ये पूरा चक्र चला और इसकी जो गूंज थी वो पूरे वर्ल्ड में सुनाई थी। क्यों? क्योंकि यूएस ने अपने टैरिफ्स बढ़ा दिए। टैरिफ बढ़ाने का मतलब होता है कि आप किसी कारण से ये कहें कि नहीं, हमारे यहाँ जो आ रहा है सामान तो डंप हो रहा है, अब हमको बढ़ा देना है। स्मूथ हार्ले नाम है उसका, स्मूथ हार्ले टैरिफ। इसकी वजह से जो कन्वेंशनल, मतलब मान लीजिए कि संरक्षणवादी जो थी, कि मान ली हमारे यहाँ आयात आ रहा चाइना से आ रहा कोई सामान, 10% हम टैक्स लगा रहे हैं, तो उसको हमने 50 कर दिया कि वो सामान ना आए, हमारे घर यहाँ सामान बने, लोग खरीदें, हमारा मार्केट अप हो। लेकिन चूंकि ये 50% आपने लगाया, तो वो भी तो बदले में लगाएगा, उसने भी 40% लगा दिया मान लीजिए। तो ये पूरा असर पूरे वर्ल्ड में छाने लगा, पूरे वर्ल्ड दिखने लगा, और यूएस के घर की इकोनॉमी एकदम खराब हो चुकी थी। इसका एग्जैक्ट डेटा आप माने तो 23% यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23% लगभग हो गया, जो अभी तक कभी नहीं रहा है। वर्ल्ड जीडीपी में 15% की गिरावट दर्ज हुई। वर्ल्ड जीडीपी में 15% की गिरावट दर्ज हुई। तो ये दो आंकड़े आपको समझने के लिए काफी है कि वर्ल्ड जीडीपी डाउन हुई यूएस के, और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में मंदी आई, दिक्कतें हुई। अगर इसको हम कंपैरिजन करें कि 2008-9 में जो रिसेशन आया था, 2008-9 का रिसेशन, उसमें मात्र 1% जीडीपी डाउन हुई थी वर्ल्ड की। तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि 29-30 कितनी बड़ी थी। 29-30 की मंदी, 15% वर्ल्ड जीडीपी डाउन हो गई। अब तो ये बात हुई कि ये था क्या, अब तो घटना पे बात हुई। अब घटना के कारकों पे एक हमने कारक बताया आपको कि स्टॉक्स कैसे गिरे, लेकिन उसके बाद जो मंदी शुरू हुई 1930 से लेकर 35 तक, यहाँ तक कि 37-38 तक गई, इसके पीछे क्या कारण? एक अर्थशास्त्री है कीन्स, उसी समय इन्होंने बहुत बढ़िया एक डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट दिया था। उनका यही मानना था कि डिमांड नहीं थी इकोनॉमी में, डिमांड कमजोर हो जाने की वजह से इकोनॉमी गिर गई। डिमांड का मतलब समझिए कि जो मैंने बताया कि बैंक के पास दिक्कत हो गई थी, बैंक के पास कुछ नहीं था, यहाँ तक कि लोगों के पास पैसे थे तो वो अपनी जरूरी चीजों के लिए बचा के रख रहे थे, इन्वेस्ट कोई नहीं कर रहा था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी घट गया था, और सरकार, डिमांड गिर गया तो डिमांड जनरल पब्लिक का गिरा, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो था, कंपनियां प्राइवेट, उन्होंने भी मार्केट में पैसा डालना बंद कर दिया। पैसा डालना बंद किया, उसके बाद क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक इकोनॉमी नीचे जाएगी। तो ये तो कीन्स की थ्योरी थी डिमांड। इसके अलावा एक मॉनेटरिस्ट थ्योरी भी मानी जाती है, यानी मौद्रिक नीति से संबंधित, कि मार्केट में कमी हो गई थी मुद्रा की, लिक्विडिटी की। उस समय फेडरल बैंक ने अच्छे से काम नहीं किया, फेडरल बैंक ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये तो क्रैश हो गया था, इसके बाद इनको रोका जा सकता था। पैसे का उतना ज्यादा फ्लो नहीं किया जितना मार्केट में करना चाहिए। तो ये मॉनेटरी थ्योरी है कि मौद्रिक नीति की वजह से ये इतनी ज्यादा, समझ लीजिए, आर्थिक मंदी आई। लेकिन इस आर्थिक मंदी ने अगले 5 सालों के अंदर कुछ इकोनॉमीज को एकदम डाउन कर दिया और कुछ को बढ़ा दिया। कुछ इकोनॉमीज को, जैसे यूएस थी और ये सब, यूएस ने संभाल लिया था अपने आप को वो रूजवेल्ट के आने के बाद, और उसको हम कहीं आगे के वीडियो में आपको चर्चा करेंगे, आपके साथ बांटेंगे। लेकिन आपको हम इस वीडियो में यही बताया कि 1929 की 30 मंदी क्या थी, किस तरह रिलेटेड है अभी की मंदी से, 2008 से कितनी बड़ी थी, अभी इससे क्या बड़ी मंदी आ सकती है या इसके जैसी मंदी हो सकती है, ये तो फ्यूचर में है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप तो ये तो जान गए कि आर्थिक मंदी में रोल क्या रहा लोगों का और किस तरह इसको रोका जा सकता था। इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।